वेलकम बैक नाज़रीन। अफगानिस्तान में कौन से ग्रुप ऐसे हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं, इसके बारे में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने गैर मुल्की जरीदे को इंटरव्यू देते हुए बताया कि अफगानिस्तान से 3 ग्रुप पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म है। 3 ग्रुप जो सकूत काबुल से पहले से पाकिस्तान में कार्रवाइयां कर रहे हैं। उनमें पहले नंबर पर है जी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, दूसरे नंबर पर है बलोच दहशतगर्द और तीसरे नंबर पर है दाइश। अच्छा, इमरान खान साहब का कहना था कि हमें यकीन है कि जिस कदर अफगान हुकूमत मुस्तहकम होगी उसी कदर इन ग्रुप्स को वहां से पाकिस्तान में कार्रवाइयां करने के मौके जो हैं वो कम मिलेंगे। अच्छा, अफगान हुकूमत मुस्तहकम तब होगी जब उनकी इमदाद की जाएगी और जो मुंजमद असासे हैं उनको बहाल किया जाएगा। लेकिन अमरीकी सदर जो बाइडन ने अमरीका में मुंजमद अफगानिस्तान के $7 अरब में से आधे 9/11 मुतासरीन और आधे पैसों से अफगान ट्रस्ट फंड बनाने का ऐलान किया था। जो बाइडन के फैसले पर रद्द अमल देते हुए अफगान नायब तर्जुमान इनामुल्लाह ने कहा कि अगर अमरीका फैसले से पीछे नहीं हटा और इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयां जारी रखी तो इस्लामी अमारात को मजबूरन अमरीका से मुतालिक अपनी पॉलिसी पे नजरसानी करनी होगी। अच्छा, दूसरी जानिब भारत में मुसलमानों के खिलाफ होने वाली ज्यादतियों पर इस्लामी ममालिक की नुमाइंदा तंजीम OIC भी बोल पड़ी है। इस सारी सूरत हाल पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं मुकामी अमूर और साबिक सफी डॉक्टर जमील अहमद साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी अफगानिस्तान की माली इमदाद की। अमरीका के फैसले ने तालिबान हुकूमत को नाराज कर दिया है और तालिबान का मौकिफ ये जी 9/11 हमलों से अफगानिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं था। तो आप क्या समझते हैं कि अमरीकी सदर के फैसले से मामलात कशीदा हो सकते हैं? या कशीदा इसलिए हो सकते हैं कि तालिबान इस मामले में बिल्कुल सही कह रहे हैं और अगर इसको इंटरनेशनल कानूनी तकाजों में देखा जाए और इस पर कई ममालिक ने इस पर रिएक्शन दिया है, खासतौर पे वहाँ की ह्यूमन राइट इवन अमेरिका में वहाँ के लोगों ने रिएक्शन दिया है कि जो पैसे उनके थे अफगानिस्तान को उसमें से कॉम्पनसेशन 9/11 वालों को देना इसकी कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि अमेरिका को चाहिए था कि इसके लिए अलहदा फंड जिस तरह के पहले उसने 10 बिलियन एक दिए और उसके बाद मजीद पैसे दिए, तो इसमें भी अब ये कटौती जो है अगर किसी सॉवरन कंट्री का अगर आप देखें तो उसके फंड्स को, स्टेट बैंक के फंड्स को, चाहे वो कहीं भी हों, उससे डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी भी हासिल है। उसके बावजूद ऐसा नहीं हुआ। फिर ये जो सॉवरन फंड जो एसेट्स हैं, किसी मुल्क के भी एसेट्स हैं, उसको इस तरीके से उसके कब्जा कर लेना, ये मुल्क की अपनी सॉवरेनिटी के भी खिलाफ है किसी मुल्क के, और जो कि चैप्टर 1 में अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में दिया हुआ है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि इसका मॉरल वैल्यू क्या बनता है। वो पैसे जहां से भी आए अफगानिस्तान के, लेकिन अफगानिस्तान का एसेट था और अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक के पैसे थे वो, तो उसमें से कटौती कर लेना, इसके अगर इसके फलसफे को देखा जाए तो ये हकीकत है कि अफगानिस्तान का कोई भी शख्स उसमें नहीं था जो 9/11 में इन्वॉल्व था, लेकिन फिर भी जितनी तालिबान पर या अफगानिस्तान पर जितनी चढ़ाई की गई और जितनी ज्यादा बम्बार्डमेंट की गई उसकी नवीद नहीं मिलती आपको कहीं और। तो तमाम चीजों के बावजूद अगर उन्होंने पैसे भी काट लिए हैं तो इसकी इंटरनेशनल कानून के मुताबिक इसकी गुंजाइश नहीं है। हाँ, वो अमेरिका का अपना एक कानून है, ट्रेजरी एक्ट उनका है, उसमें बहुत सारी शिकें हैं। उसकी एक शिक उन्होंने अप्लाई की है कि क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल का एक रेजोल्यूशन है जो कि 1267 है और 1267 के तहत हक्कानी ग्रुप के कुछ लोग आते हैं, लिहाजा हक्कानी ग्रुप के लोग आते हैं, उसकी वजह से हम अफगानिस्तान में उनके बैंकिंग सिस्टम को नहीं चलने देंगे, अपना सैंक्शन अपना लगा के रखेंगे, जिसकी वजह से हो क्या रहा है। मैंने अक़वाम मुत्तहिदा के कुछ सरबराहों से बात की है अफगानिस्तान में और वो कहते हैं कि हम अपने पैसे अफगानिस्तान में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि जो बैंकिंग निजाम है, जो फाइनेंशियल सिस्टम है पूरी दुनिया का, वो अमेरिका चलाता है, अमेरिका के निजाम के तहत चलता है, और क्योंकि अमेरिका ने सैंक्शन लगा दी है इसलिए वो निजाम नहीं चल रहा है और उसकी वजह से पैसे अगर कोई और भी भेजना चाहे तो नहीं भेज पा रहा है। मेरी NGO की सरबराह से हुई जो कि पिछले दिनों उन्होंने 60-70 ट्रक भेजे हैं अफगानिस्तान में और वो कह रहे थे कि हमें फंड्स ट्रांसफर करने में वही दुश्वारी हो रही है जो कि सैंक्शन की वजह से है। तो कहने का मकसद ये है कि एक तरफ तो सैंक्शन उन्होंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि 3.5 बिलियन जो हम देंगे वो हम अपनी मर्जी से उन लोगों को देंगे जो अवाम तक पहुंचे। ये भी सॉवरन कंट्री की एक खिलाफ वर्जी है कि आप सॉवरन कंट्री एक हुकूमत है उससे हटकर क्या ब्लैक वाटर को देंगे, क्या आप ऐसे लोगों को देंगे जो आपके चहीते हैं वहाँ, जिसके तहत वहाँ पैसे 3.5 बिलियन खर्च किए जाएं। तो इस पर जो तालिबान ने एतराज और एतमाल किया है वो जायज बात है उनकी,
अच्छा डॉक्टर साहब, अगर अफगानिस्तान की जो मुआशी हालत है वो ठीक नहीं होगी तो वहाँ दहशतगर्द ग्रुप फायदा उठा सकते हैं। अब जैसे कि वज़ीर आज़म ने क्या कहा कि टीटीपी बलोच दहशतगर्द जो है दाइश पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं, तो ये जो हालत है अगर ठीक नहीं होती है तो फिर क्या हालात होंगे इस खित्ते की, खासतौर पर अगर मैं बात करूं? देखिए, उसमें पहले तो उसको सोचना ये है कि आफ्टर ऑल अमेरिका जिसने एक तवील अरसा अफगानिस्तान में लगाया और $1 ट्रिलियन खर्च कर दिया वहां, तो उसके बाद अगर वो इस वक्त अपने पैर खींच रहा है वहां से, और खींच लिए हैं, उसने फंडिंग भी रोक दी है, न सिर्फ अपनी बल्कि दुनिया की बाकी अक़वाम की जो फंडिंग वहां जानी चाहिए उसमें दिक्कत हो रही है, उसकी कोई तो वजह होगी ना। अब मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं मैं, अमेरिका की जो उन्होंने अपनी रीसेट किया है अपने फॉरेन पॉलिसी को जो बाइडेन के आने के बाद, उसमें नंबर 1 वो नुक्ता फॉरेन पॉलिसी का अमेरिका का है कि चाइना की कंटेनमेंट। और चाइना की कंटेनमेंट कैसे हो सकती है? किसी तरीके से अफगानिस्तान में सीपैक का मामला आगे ना बढ़े, यानी कि डिस्टेबलाइजेशन रहे, और अफगानिस्तान की वजह से पाकिस्तान में भी गड़बड़ रहे, जो प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र किया, डिस्टेबलाइजेशन की कोशिश की जाए। वैसी सूरत में अगर किसी चीज को जरब लगेगी या जानबूझ कर टफ टाइम देने की कोशिश, यही तजिया निगार कह रहे हैं कि ये एक प्लान्ड वे में फॉरेन पॉलिसी के अहदाफ को अमेरिका हासिल करने के लिए इस तरह कर रहा है, वरना कोई और वजह नहीं है। चले अपनी इमदाद नहीं देता। डॉक्टर सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, इसमें अहम पॉइंट ये भी तो है ना कि जो जिस तरह चीन के साथ पाकिस्तान की दोस्ती है सबको पता है, फिर ये सी पैक देख लें सबको खटकता है, फिर साथ अब ये रूस के साथ पाकिस्तान के आगे जो बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं ये भी अमेरिका को हजम नहीं हो रहे हैं। अगर ये ब्लॉक बन जाता है चीन, रूस, पाकिस्तान, तो ये अमेरिका तो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, जितनी भारत को तकलीफ होगी अमेरिका को भी होगी। नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने तो अपने कार्ड्स बिल्कुल खोल के 3 दिन पहले बता दिए ना। और प्राइम मिनिस्टर से जब उन्होंने बयान दिया तो उन्होंने कहा कि अमेरिका जो है उनसे हमारी जब भी उसने हमारे तरफ हाथ बढ़ाए या दोस्ती की है तो हमारा काम निकलने के बाद वो भाग गए हाथ झाड़ के। यही बात हिलरी क्लिंटन ने भी की थी। और चाइना हमारा हमेशा दायमी दोस्त है, लिहाजा चाइना से हमारी दोस्ती हमेशा कायम रहेगी। तो ये तो उन्होंने कह दिया ऑलरेडी। और यही जो इस वक्त हालात बतदरीज आगे बढ़ रहे हैं जियो पोलिटिकल तनाजुर में, उसमें अगर हम ना भी चाहें, हालांकि हम चाहते हैं कि बैलेंस रखें, लेकिन बैलेंस रखने का कोई जवाब अमेरिका क्रिएट नहीं कर रहा है। हमारे अपने मफादात हैं और जाहिर हर मुल्क को अपने मफादात को देखना चाहिए। तो देखा जाए तो डॉक्टर साहब, ये जो पाकिस्तान की जुग्राफियाई अहमियत है, मैं अक्सर बात करती हूँ पाकिस्तान की जुग्राफियाई अहमियत जो किसी ब्लेसिंग से, नेमत से कम नहीं है पाकिस्तान के लिए, तो उन ममालिक का पाकिस्तान में इंटरेस्ट होना भी मतलब पाकिस्तान की अहमियत को वाजे करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भारत की अगर मैं बात करना चाहूँ तो ओवैसी ने भी जो मोदी हुकूमत को बाकायदा खबरदार किया जी मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद के जो वाकयात हैं उसको जल्द अज जल्द रोके, लेकिन नरेंद्र मोदी के जो जुल्म का सिलसिला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि बढ़ता चला जा रहा है, उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जा रही है। अब ये हाल ही में भारतीय रियासत जो उत्तर प्रदेश है वहां से बीजेपी के एक रुकने असेंबली है जी, क्या नाम है जी, रघुविंदर सिंह, उन्होंने बाकायदा धमकी दी है कि जी अगर वो दोबारा मुंतखब हुए, बल्कि उन्हें कहना भी मुझे बुरा लग रहा है, उस बंदे ने अपनी घटिया सोच का मुजाहरा किया डॉक्टर साहब कि उसने धमकी दी कि अगर वो दोबारा मुंतखब हो गया तो मुसलमानों को माथे पर तिलक का निशान बनाने पर मजबूर कर देगा। अब ये जो आरएसएस के गुंडे हैं डॉक्टर साहब, अब तो ये हद पार करते चले जा रहे हैं और अलग जलसों में, इनकी असेंबली में, हर जगह पे खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ नफरत का इजहार हो रहा है। देखिए, वो उसका मकसद है ना। आप अमेरिका की, चले हम अपनी तो बात कर लेते हैं, लेकिन अमेरिका की जो एक रिलीजियस कमीशन है उसने अपनी रिपोर्ट में यही बातें लिखी हैं कि माइनॉरिटीज को वहां और मुस्लिम माइनॉरिटी को भी उनकी जिंदगी तंग की जा रही है। और ये उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर अपनी रिपोर्ट में जो 2 महीने पहले उन्होंने शाया की, जिसपे इंडिया ने प्रोटेस्ट किया है, ये तो बात उनकी हो गई। फिर एम्नेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट के हमारे और ह्यूमन राइट कमीशन, उन्होंने भी यही बातें की हैं। अब एक बड़ा सवाल उभरता है तमाम आपके नाज़रीन के जहन में कि जब अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेली इदारे भी यही कह रहे हैं, ये जो जुल्म और बर्बरियत और माइनॉरिटी के खिलाफ जो सिलसिला मुहिम चल रही है इंडिया में, और ये है क्या? देखिए ना, बहुत दफा हम इसका जिक्र कर चुके हैं कि ये एक माइंड सेट है उन्हें हिंदुआता की, ये आरएसएस ड्रिवन बीजेपी गवर्नमेंट है, तो उससे कोई खैर की तवक्को तो मुसलमान कर नहीं सकते। मुसलमान ये है कि एक के बाद दूसरा बर्दाश्त करते जा रहे हैं। कश्मीर का हुआ बर्दाश्त कर लिया, मुसलमानों ने कुछ नहीं कहा। इसके बाद मुसलमानों ने बाकी जो जब लॉ पास किया सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, उसमें कोई बात नहीं की। रजिस्टर सिटीजन रजिस्टर का जब किया लॉ पास, उस पर कोई बात नहीं की।
اب اس پر تھوڑی سی اویکننگ جی۔ خاص طور پہ وہاں کے لوگوں نے کی ہے، لیکن ان کا مقصد RSS ڈریون گورنمنٹ BJP کا یہ ہے ہندوتا مائنڈ سیٹ کا کہ کسی طرح سے مسلمانوں کو اتنا سپریس کر دیں کہ وہ خود بخود وہ تلک والی بات آ جائے. وہ کہتے ہیں کہ کمنگ بیک ہوم، اتنا ان کو مار مار کے اتنا دھواں کر دو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ افکار کو پابند سلاسل جو کرو گے تصویر کے چلمن سے زیاں آتی رہے گی. آپ جتنا ظلم و تعدی جبر و ستم کریں گی وہاں سے وہ ریٹیلیشن آئے گا کہ انڈیا کبھی سوچ نہیں سکتا. ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے